हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14 जो कि है श्वसन और गैसों का विनिमय। हमने इसका 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारे इसका 5th पार्ट यानी कि भाग 5। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उस लेक्चर में हम इस अध्याय का कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन या फुफ्फुसी संवातन यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन। देन कोपिका स्तर पर गैसों का मिश्रण देखेंगे। देन रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है वह समझेंगे। फिर उत्तकों में गैस विनिमय और कोशिकीय श्वसन पर चर्चा करेंगे। ओके, तो एक एक करके 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहला आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। देखिए, आखिर श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, हमें यहाँ पर यह समझना है। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वास्तव में एक बहुत ही सुव्यवस्थित और निरंतर चलने वाली क्रिया है, जिसकी शुरुआत हम वायुमंडल से वायु को अपने शरीर के अंदर खींचने से करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को फुफ्फुसी संवातन यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यह केवल हवा का प्रवेश नहीं होता है, बल्कि एक क्रमबद्ध यात्रा होती है। वायु सबसे पहले नाक या मुंह से प्रवेश करती है, ठीक है, जहाँ यह छानी आप कह सकते हो फिल्टर, और फिर नम मॉइस्चर, और फिर थोड़ी गर्म की जाती है। थोड़ी सी फिल्टर होती है, थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, नम होती है, फिर थोड़ी सी गर्म की जाती है ना। इसके बाद क्या होता है, यह वायु ग्रसनी यानी फेरिंग्स, देन कंठनली लैरिंग्स, देन श्वसन नली ट्रेकिया, और फिर ब्रोंकाई व ब्रोंकियोल से होते हुए अंततः कहाँ पहुँचती है, फेफड़ों की सूक्ष्म संरचनाओं कुपिकाओं तक पहुँचती है, एल्वियोलाई तक। और यही वह स्थान है जहाँ आगे गैसों का वास्तविक आदान प्रदान होता है। इसलिए यह चरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वायु सही तरीके से यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो आगे की सारी प्रक्रियाएं प्रभावित हो जाएगी। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी काम करता है, जैसे कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम और बाह्य अंतरपर्शक पेशियां सक्रिय होकर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाती हैं, जिससे कि फेफड़ों के अंदर का दाब कम हो जाता है। यह कम दाब बाहर की हवा को अपने आप अंदर खींच लेता है, ठीक है। जैसे कि आप सिरिंज का पिस्टन पीछे खींचते हैं तो अंदर खाली जगह बनती है और द्रव अपने आप अंदर आ जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारे फेफड़े भी स्पेस बनाकर हवा को अंदर खींच लेते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण ले सकते हो कि गर्मी में आप खिड़की खोलते हैं तो बाहर की ठंडी हवा अपने आप कमरे में आने लगती है। यहाँ भी कोई मशीन नहीं है, सिर्फ दाब और स्थान का अंतर काम करता है, ठीक है। तो ठीक यही सिद्धांत हमारे शरीर में भी लागू होता है। नेक्स्ट आता है वायु का निष्कासन। देखिए, श्वसन का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण भाग होता है निःश्वसन यानी शरीर से वायु को बाहर निकालना। जब हमारे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट यानी वेस्ट गैस है, जिसे कि शरीर में जमा नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि इसके रक्त का पीएच इससे क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, रक्त का पीएच असंतुलित हो सकता है और शरीर के कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों से क्या होता है, बाहर निकाल दी जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम शिथिल होकर ऊपर उठता है और पसलियाँ अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती है। इसको आप डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे, ठीक है। इससे क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, वक्ष गुहा का, चेस्ट कैविटी का, और फेफड़ों के अंदर का दाब बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ दाब हवा को बाहर की ओर धकेल देता है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि सामान्य निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें शरीर जो होता है, शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। यह फेफड़ों की प्राकृतिक लोच, इलास्टिसिटी, ओके, और आप कह सकते हो कि और मांसपेशियों के शिथिल यानी रिलैक्स होने के कारण स्वतः हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने एक गुब्बारा फुलाया फिर उसे छोड़ दिया तो वह अपने आप सिकुड़ कर अंदर की हवा बाहर निकाल देता है। या फिर जैसे किसी कमरे में धुआं भर जाए और आप खिड़की खोल दें तो वहाँ क्या होगा, धुआं धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा महत्व यह होता है कि यह शरीर में गैसों का संतुलन बनाए रखती है। एक और ऑक्सीजन अंदर आती है और दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है। यदि यह संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर के सामान्य कार्यों पर तुरंत प्रभाव पड़ सकता है। यदि हम इसको संक्षेप में समझें तो हम कह सकते हैं कि फुफ्फुसी संवातन जो होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होती है, वो एक कह सकते हैं दो तरफा प्रक्रिया होता है। एक और ताज़ी हवा का प्रवेश इनहेलेशन और दूसरी ओर अपशिष्ट गैस का निष्कासन एक्सहेलेशन। और यही निरंतर चक्र हमारे जीवन को बनाए रखता है, हर पल हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुपिका स्तर पर गैसों का विषरण। देखिए, कुपिका झिल्ली के पार विषरण किस प्रकार से होता है। जब हम सांस के माध्यम से वायु को फेफड़ों तक पहुंचा देते हैं तो उसके बाद श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक चरण शुरू होता है, गैसों का आदान प्रदान। यह प्रक्रिया फेफड़ों की सूक्ष्म संरचनाओं, जिन्हें की कोपिकाएं एल्वियोलाई कहा जाता है, उनमें होती है। प्रत्येक कोपिका के चारों ओर बहुत पतली रक्त केशिकाएं कैपिलरीज होती हैं और इनके बीच जो झिल्ली होती है उसे हम विषरण झिल्ली यानी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली अत्यंत पतली यानी लगभग
आप कह सकते हो 0.5 माइक्रोमीटर होती है, जिससे क्या होता है, गैसों को पार होने में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे ही ऑक्सीजन युक्त वायु कुपिकाओं तक पहुंचती है, वहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ठीक है, PO2 जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अधिक होता है, जबकि रक्त में यह कम होता है। तो इस दाब के अंतर के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन स्वतः कुपिका से रक्त में प्रवेश कर जाती है, और इसी प्रकार रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का जो दाब होता है अधिक होता है और कुपिका में कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कहाँ जाता है, कुपिका की ओर आ जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ दाब का अंतर ही इसे संचालित करता है। इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण बात होती है, कुपिकाओं की सतह नम यानी मॉइस्ट होती है, जिससे कि गैसें पहले उसमें घुलती हैं और फिर आसानी से पार हो जाती हैं। साथ ही कुपिकाओं की संख्या बहुत अधिक यानी लाखों में होती है, जिससे कि कुल सतह क्षेत्र सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और गैसों का आदान प्रदान अत्यंत प्रभावी ढंग से होता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी कमरे में आप इत्र छिड़के, ठीक है, तो उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। जैसे दो कमरों के बीच एक बहुत पतली दीवार हो, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत पतली दीवार हो और एक तरफ खुशबू ज़्यादा हो तो वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है। तो ठीक वैसे ही गैसें भी ऐसी ही होती है, अपने आप उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चली जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं गैस विनिमय का महत्व क्या है। कुपिकाओं में होने वाला यह गैस विनिमय श्वसन तंत्र का केंद्रीय बिंदु है, क्योंकि यहीं से शरीर को वास्तविक रूप में ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि यह चरण सही तरीके से ना हो तो चाहे हम कितने भी अच्छी तरह सांस लें, शरीर को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन का रक्त में प्रवेश करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही आगे चलकर कोशिकाओं तक पहुंचती हैं और ऊर्जा उत्पादन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में उपयोग होती हैं। दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक अपशिष्ट गैस है। यदि यह शरीर में जमा हो जाए तो रक्त का pH अम्लीय एसिडिक हो सकता है, ठीक है, अम्लीय हो सकता है और कई शारीरिक क्रियाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इस प्रकार कुपिकाएं एक एक्सचेंज सेंटर की तरह काम करती हैं, जहाँ एक और उपयोगी गैस अंदर जाती है ऑक्सीजन और दूसरी ओर अपशिष्ट गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाती है। जैसे कि किसी फैक्ट्री का मुख्य गेट, जहाँ कच्चा माल अंदर आता है और तैयार उत्पाद या फिर कचरा बाहर जाता है। अगर यह गेट बंद हो जाए तो पूरी तरह फैक्ट्री का काम रुक जाएगा। ठीक वैसे ही कुपिकाओं में गैस विनिमय रुकने पर शरीर का काम प्रभावित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। देखिए, पहला है ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है। जब ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्त में प्रवेश कर जाती है तो उसका अगला कार्य होता है शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचना। ठीक है, यह कार्य रक्त करता है, विशेषकर लाल रक्त कण RBC और उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक तरह से एक विशेष प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन के साथ अस्थायी यानी इरिवर्सिबल रूप से जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह बंधन जो होता है स्थायी नहीं होता है, इसलिए जब रक्त ऊतकों तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन आसानी से अलग होकर कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है और यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत कुशल होती है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन केवल प्लाज्मा में घुलकर ही परिवाहित होती तो बहुत कम मात्रा में ही पहुंच पाती। ठीक है, हीमोग्लोबिन इस क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे कि आप समझिए कि कोई ट्रक है, ठीक है, कोई ट्रक सामान को सुरक्षित तरीके से एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाता है। यहाँ हीमोग्लोबिन वाहन की तरह है और ऑक्सीजन सामान की तरह है, जिसे सही स्थान तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब जब कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है ना, और यह कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रक्त में प्रवेश करती है और फिर रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक लाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन थोड़ा जटिल होता है क्योंकि यह 3 रूपों में रक्त में परिवाहित होता है। ठीक है, इसको आप डिटेल में भी आगे पढ़ोगे जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बताऊंगी। ठीक है, सेपरेट रहेगा वो। उसमें क्या होगा, NCERT में दिया गया है गैसों का परिवहन में। ठीक है, वो टॉपिक जब डिस्कस होगा तो बताया जाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो 3 रूप में रक्त में परिवाहित होती है। कुछ भाग प्लाज्मा में घुला हुआ, ठीक है, कुछ हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ जिसे हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और अधिकांश भाग किससे होता है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवाहित होता है। और ये जो विविधता है इसे अधिक प्रभावी या नियंत्रित बनाती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचती है, ठीक है, तो यह फिर से मुक्त होकर कोशिकाओं में प्रवेश करती है और निःश्वसन के दौरान शरीर से बाहर निकालती जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, आप कह सकते हो, नियंत्रित रखना और pH संतुलन बनाए रखना। यदि आप खुद सोचिए, यदि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में जमा हो जाएगा तो क्या होगा। ऑफ कोर्स ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।
जैसे कि सोचिए कि शहर में कचरा इकट्ठा करके उसे नियमित रूप से बाहर ले जाया जाता है ना, और यदि यह प्रक्रिया रुक जाए तो शहर में गंदगी फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी, उससे बहुत कुछ बीमारी भी होगी। तो ठीक वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का समय पर निष्कासन शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप इसको एक लाइन में भी ऐसे समझ सकते हो, फेफड़े से कोशिकाएं एक्सचेंज, ठीक है, कोशिकाएं पे एक्सचेंज होता है, रक्त, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, टिश्यूज़ में यूज़ होता है उत्तक में, देन कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है फेफड़ों में, ठीक है। देन यही पूरा रेस्पिरेशन साइकिल है जो कि निरंतर चलता रहता है और हमें जीवित रखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तकों में गैस विनिमय और कोशिकीय श्वसन। चलिए पहला है उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान। देखिए, जब ऑक्सीजन से भरपूर रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे बोलते हैं, हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न उत्तकों तक पहुंचता है, तब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होता है। उत्तकों की कोशिकाएं लगातार काम कर रही होती हैं, जैसे कि मांसपेशियां चल रही है, दिमाग सोच रहा है, इसीलिए उन्हें लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस कारण उत्तकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2 जो होता है वो कम होता है, जबकि रक्त में यह अधिक होता है। और यही दाब अंतर जो होता है ना, प्रेशर ग्रेडियंट, ऑक्सीजन को रक्त से कोशिकाओं की ओर धकेल देता है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कोशिकाएं, तो कोशिकाएं जब ऊर्जा बनाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बनती रहती है, और इसीलिए उत्तकों में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब अधिक हो जाता है, PCO2, और रक्त में कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तकों से रक्त में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ भी वही नियम काम करता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति होती है, और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सटीक और कह सकते हो स्वतः चलने वाली होती है। कोई नियंत्रण अलग से नहीं करना पड़ता, सिर्फ दाब का अंतर ही सब कुछ नियंत्रित करता है। जैसे कि किसी ऑफिस में जहाँ काम ज़्यादा है वहाँ लोग अपने आप पहुँच जाते हैं, और जहाँ कचरा ज़्यादा बनता है वहाँ से वह बाहर भेज दिया जाता है। तो शरीर भी बिल्कुल इसी तरह से है, बहुत ही समझदारी से काम करता है, ठीक है। आप जैसे जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, ठीक है, उसे आप डेली लाइफ से रिलेट करके देखो, तो वो आपको बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप सिर्फ रट रहे हो उसे, ठीक है। आप उसे समझोगे, एंड आप उसे समझोगे तो आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो, आप उसे बिल्कुल रियलिस्टिक वे में समझ सकते हो कि कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रहे हैं। ओके, अब देखिए कोशिकीय श्वसन। अब जो ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर पहुंची है उसका असली उपयोग यहीं से शुरू होता है, ठीक है, यहीं पर शुरू होता है। कोशिकीय श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज यानी भोजन को तोड़ती हैं और ऊर्जा बनाती हैं, ATP बनाती हैं, और यही ATP हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी जिसे बोलते हैं, वह होती है। इस प्रक्रिया के देखिए 3 मुख्य परिणाम होते हैं। ऊर्जा, ठीक है, पहला ATP, दूसरा पानी H2O, और तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये जो CO2 है वही बाद में रक्त में जाकर फेफड़ों तक पहुंचती है और बाहर निकाल दी जाती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आप आराम कर रहे हो या फिर दौड़ रहे हो, हर समय कोशिकाएं ऊर्जा बना रही होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि काम ज़्यादा होने पर यह प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। जैसे कि एक बिजली बनाने वाला पावर प्लांट, उसमें ईंधन यानी ग्लूकोज, आप ईंधन को ग्लूकोज समझ सकते हो, जलता है, ऑक्सीजन उसकी मदद करती है, ऊर्जा यानी कि बिजली बनती है ना, और साथ में धुआं भी निकलता है। धुआं आप समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं जो भी बताती हूँ तो थोड़ा जब आप डेली लाइफ से उसे जोड़ कर देखोगे, कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल जो आप देख सकते हो वो जोड़ कर देखोगे तो आपको समझना आसान होगा। ओके, तो यही काम हमारी कोशिकाएं भी हर पल कर रही होती है। नेक्स्ट आता है श्वसन प्रक्रिया का समन्वय। अब अगर हम पूरे श्वसन तंत्र को एक साथ देखें तो यह एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित सिस्टम की तरह दिखाई देता है। इसमें कई चरण होते हैं, सांस लेना, ठीक है, वेंटिलेशन, फेफड़ों में गैस विनिमय, ठीक है, फिर रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान, और अंत में कोशिकीय श्वसन। ये सभी चरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगी तो रक्त से आगे नहीं ले जा पाएगा। अगर रक्त ठीक से परिवहन नहीं करेगा तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी,
और अगर कोशिकाएं ऑक्सीजन नहीं पाएंगी तो ऊर्जा का उत्पादन रुक जाएगा। यही कारण है कि यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड और सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस होती है। शरीर का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो होता है और रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल भी इसे संतुलित रखते हैं ताकि ज़रूरत के अनुसार श्वसन की गति बढ़ या घट सके। जैसे कि एक बड़ी फैक्ट्री है जहाँ हर विभाग यानी डिपार्टमेंट अपने आप अपने अपने काम को सही समय पर करता है। अगर एक भी विभाग रुक जाए तो पूरी फैक्ट्री का काम रुक सकता है। ठीक वैसे ही श्वसन के सभी चरण मिलकर ही शरीर को जीवित और सक्रिय रखते हैं। ठीक है, यानी फेफड़े से रक्त, रक्त से उत्तक, उत्तक से कोशिका, फिर वापस रक्त, देन फेफड़े। तो ये आपको बिल्कुल फ्लो याद रखना है। ओके, अब आते हैं संक्षेपण यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा श्वसन या फुफ्फुसी संवातन यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर हमने कूपिका स्तर पर गैसों का विषय देखा। देन रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है वो हमने समझा। देन उत्तकों में गैस विनिमय और कोशिकीय श्वसन पर चर्चा की। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।